Let us start our syllabus of class 11th. You all know, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कोई भी नीट का एग्जाम देना है या कोई अदर एग्जाम देना है, अगर आपको उसमें बायोलॉजी आएगी तभी आप डॉक्टर बन पाओगे ना। तो बायोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब अगर हम कंसीडर करें तो हमारे 11th के सिलेबस में सबसे पहले यूनिट आती है, उस यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उस यूनिट का क्या नाम है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी फर्स्ट यूनिट है। हमारा जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइडेड होगा, ठीक है। हमारा सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइडेड होगा। 5 यूनिट में से जो सबसे पहली यूनिट तुमको पढ़नी है वो पढ़नी है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एज यू नो, ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से सब ज्यादा इंपॉर्टेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी से जनरली नीट के एग्जाम में हम कंसीडर करें तो 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हम इस यूनिट की बात करें, इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, और हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा, हमें जिसके बारे में पढ़ना होगा वो है प्लांट किंगडम। हमेशा याद रखना कि बॉटनी ज्यादा मार्क्स कंटेन करती है एज कंपेयर टू जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्लांट किंगडम। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा एनिमल किंगडम। एंड यू ऑल नो वी ऑल आर एनिमल्स, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसी चैप्टर की बात करें तो नीट के एग्जाम में ये चैप्टर कितने मार्क्स का हो सकता है? नीट के एग्जाम में ये चैप्टर, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 to 17। कितने क्वेश्चंस आते हैं? अप्रोक्सीमेटली 7 to 17 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम नीट 2003 की बात करें तो इसमें से 16 क्वेश्चंस आए थे, और अगर हम नीट 2005 की बात करें तो इसमें से 8 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। अगर नीट हम 2015 की बात करें तो इसमें 15 से 16 क्वेश्चंस आए थे। दैट मीन्स हमारी ये यूनिट, स्पेशली इस यूनिट में ये 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें ये 3 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने होंगे। और सबसे याद रखने वाली बात ये है, जो हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, द लिविंग वर्ल्ड, ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। मीन्स कि हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर की हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ये पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, और अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ 5 से 6 पेजेस में चैप्टर एनसीईआरटी में कंप्लीट भी हो जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, विच इज आवर फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ओके, लेट अस स्टार्ट द लिविंग वर्ल्ड। ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको डिस्कस करना होगा कि व्हाट इज बायोलॉजी। ओके, व्हाट इज बायोलॉजी, हमारा मीनिंग क्या है बायोलॉजी से, ये बायोलॉजी क्यों है। तो बायोलॉजी अगर हम देखें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इज बायोस एंड सेकंड इज लॉजी। लॉजी मीन्स लोगस। अब बायोन्स एंड लॉजी, बायोन्स मीन्स द लिविंग एंड लॉजी मीन्स या फिर लॉगस मीन्स स्टडी। Actually, the biology means the study
or we can say the branch of science which deal with the study of living organisms is known as biology, or we can say it's the story of living organisms. It's the story of living organisms or living things on earth. ये डेफिनेशन हो सकती है बायोलॉजी की, या फिर बायोलॉजी की डेफिनेशन होती है द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन. द स्टोरी, और क्या डेफिनेशन हो सकती है? द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स on earth. Evolution, you all are now in class 11th. Now you know what is evolution. Evolution का मीनिंग सबको पता है ना क्या होता है? I know, तुम्हारे सिलेबस में से कट गया था ये चैप्टर, बट बेसिकली मैंने बताया था कि what is evolution. Evolution क्या होता है? वेरिएशंस की वजह से evolution होता है, ठीक है? तो स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज नॉन एज बायोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज बायोलॉजी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. नाउ वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. देखो, इस वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? अब तुमको पता है कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है, लेकिन अगर हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट करें with the rules of biology, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ग्रोथ किसका करेक्टर है, ग्रोथ क्या लिविंग में आता है या नॉन लिविंग में आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? तो लिविंग वर्ल्ड को अगर हमें अच्छे से स्टडी करनी है तो सबसे पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स आर नॉन एज बायोटिक एंड नॉन लिविंग इज नॉन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम. इतना तो सबको क्लियर है. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट फीचर. लेट अस डिस्कस फीचर्स. ओके, फीचर्स में सबसे पहला जो फीचर हमारी एनसीईआरटी के बुक में गिवन है वो है ग्रोथ. फर्स्ट फीचर इज ग्रोथ. आफ्टर दिस रिप्रोडक्शन. आफ्टर दिस फीचर इज रिप्रोडक्शन. थर्ड इज metabolism. Next is cellular organization. Another is, the last one is, what is the last one? The last one is consciousness. Consciousness. Okay, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तुम कंप्लीट कर लेना. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट फीचर इज ग्रोथ, देन रिप्रोडक्शन. देखो, अगर हम किसी भी लिविंग थिंग के फीचर्स के बारे में बात करें, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि हम उसको डेफिनेटली डिफरेंशिएट कर सके कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है. और हम यहाँ फीचर्स की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होना चाहिए. कभी हम लिविंग की फीचर्स की बात करें, अगर इसमें एक्सेप्शंस आ गए तो फिर हम इसको फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं कह पाएंगे ना. लेकिन बायो में जब हम पढ़ते हैं तो हर चीज में एक्सेप्शंस होते हैं. तो नाउ हम डिस्कस करते हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंशिएटिव नहीं है, मतलब डेफिनेट फीचर नहीं है. दैट मीन्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऐसे फीचर्स हैं जो डेफिनेट नहीं है. दैट मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लियरली डिफाइन नहीं करते हैं. एंड अदर फीचर्स ये डेफिनेटिव हैं, ये क्लियरली डिफाइन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट डेफिनेटिव फीचर्स, ठीक है? अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं ग्रोथ को, देन वी विल डिस्कस. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. Now we will discuss about growth. What is growth?
These are the देखो फीचर्स वो होते हैं जो किसी भी करेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करते लिविंग करेक्टर्स को। मीन्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ऐसे नहीं होंगे जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शो करेंगे। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये तीनों करेक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग करेक्टर्स को। एग्जैक्ट करेक्टर हैं, इसलिए इनको डेफिनेट करेक्टर्स भी कहते हैं, इसलिए इनको डेफिनेट करेक्टर्स भी कहते हैं। लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट आवर टॉपिक ग्रोथ। ओके, आवर फर्स्ट करेक्टर इज ग्रोथ। फर्स्ट इज ग्रोथ। देखो, ग्रोथ मीन्स increase in mass और या फिर and increase in mass and overall increase in size defines growth। अब ग्रोथ मास के इंक्रीज होने से भी हो सकती है, साइज के इंक्रीज होने से भी हो सकती है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इज परमानेंट, growth is permanent and irreversible change। Irreversible change। फर्स्ट इज ग्रोथ कैसे हो सकती है, या तो इंक्रीज हो मास में या फिर इंक्रीज हो साइज में, या फिर इसके अलावा अगर हम ग्रोथ को एक्सप्लेन करना चाहें तो ग्रोथ एक परमानेंट चेंज है। ग्रोथ एक परमानेंट चेंज है मींस कि रिवर्स बैक नहीं होती है, ये एक टेम्परेरी चेंज नहीं है, ये परमानेंट चेंज है। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल चेंज है। ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ओके, ठीक है। इसके बाद इंक्रीज इन साइज and increase in number of organisms is known as twin character, is known as twin character। मीन्स अगर हम इंक्रीज इन साइज की बात करें या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें, इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ट्विन करेक्टर्स। आगे हम डिटेल में करते हैं कि ग्रोथ के टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ओके, मेनली हम टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक एंड नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ मीन्स एक्सटर्नली मास का अकोमुलेशन हो जाए उसके ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सटर्नली उसके ऊपर अकोमुलेशन हो जाए मास का, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इनडेफिनेट फीचर्स है। किसका इनडेफिनेट फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का एग्जाम्पल हो सकते हैं माउंटेन्स, हो सकते हैं ना। उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नली उस पे मास कलेक्ट होता रहता है, इंटरनल ग्रोथ नहीं होती है वहां पे, वह एक्सटर्नल होता है। अकोमुलेशन ऑफ मास इज नोन एज एक्सटर्नली अकोमुलेशन ऑफ मास इज नोन एज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो वहां पे इंटरनल ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है सेल्स की, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि ग्रोथ इज डेफिनेटिव करेक्टर और इनडेफिनेटिव करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअली अगर डेफिनेटिव करेक्टर आ जाता है ग्रोथ, तो देखो मैंने अभी अभी बताया, ये एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में लिखा होगा, ग्रोथ इज इनडेफिनेट करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि अकेले सिर्फ ग्रोथ ही उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ग्रोथ फुल्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये लिविंग है या फिर ये नॉन लिविंग है, क्योंकि ग्रोथ दोनों में हो सकती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है नॉन लिविंग में
और इंट्रिंसिक ग्रोथ कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है लिविंग कैरेक्टर को, क्योंकि हमेशा इंटरनल जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नली अकोमुलेशन ऑफ मास होता है वो तो लाइफ टाइम हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। लेकिन क्वेश्चन ऐसे सिंपली नहीं आएगा कि ग्रोथ इज अ डेफिनेट और इनडेफिनेट कैरेक्टर। ग्रोथ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ डेफिनेट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ होगा। इतना डिटेल में जनरली स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है कि वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है। अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो वो बिल्कुल होगा, एग्जैक्टली वो कौन सा कैरेक्टर होगा, डेफिनेट कैरेक्टर होगा, वो एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एक्सप्लेन करता है कि वो नॉन लिविंग्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नली अकोमुलेशन ऑफ मास होता है। तो हमेशा इंट्रिंसिक आ जाए तो हमेशा समझना है कि वो ग्रोथ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, दैट मीन्स इंट्रिंसिक, दैट मीन्स इंट्रिंसिक ग्रोथ इज एक्सप्लेन्स या फिर इज अ डेफिनेट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, नाउ further we will discuss about another types of growth. First is definitive next is indefinitive. फर्स्ट इज डेफिनेटिव ग्रोथ एंड नेक्स्ट इज इनडेफिनेटिव ग्रोथ। डेफिनेटिव ग्रोथ वो होती है जो डिफाइंड होती है कि ये इतनी ही लेवल तक ग्रोथ होगी, ठीक है। और जो इनडेफिनेटिव ग्रोथ होती है वो लाइफ स्पैन के लिए ग्रोथ होती रहती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि यहाँ इतनी ही ग्रोथ होगी, ठीक है। वो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। और अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक की, तो एक्सट्रिंसिक इनडेफिनेट ग्रोथ शो करते हैं। लेकिन अगर हम इंट्रिंसिक की बात करें तो वो इनडेफिनेट भी और डेफिनेट ग्रोथ भी शो करते हैं। कैसे करते हैं, उनकी ग्रोथ डिफाइंड होती है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स एक एज के आने के बाद ग्रो करना रुक जाते हैं, वो ग्रोथ रोक देते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी की। लेकिन अगर हम इनडेफिनेटिव ग्रोथ की बात करते हैं तो क्या होता है, प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, तो वो किस में आएगा, इनडेफिनेट में। हम उनकी जो ग्रोथ है उसको डेफिनेट नहीं कर सकते, उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक लिमिट नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ होती कब है, ग्रोथ किसकी वजह से होती है, ग्रोथ होती है मेटाबॉलिज्म की वजह से। कोज ऑफ ग्रोथ क्या है, कोज ऑफ ग्रोथ होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ किसकी वजह से होता है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की वजह से कैसे हो सकता है, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट इज एनाबॉलिक एंड सेकंड इज कैटाबॉलिक। फर्स्ट इज एनाबॉलिक एंड नेक्स्ट इज कैटाबॉलिक। Anabolic and catabolic. Anabolic means synthetic और catabolic means destructive। दो टाइप की। देखो, जो कोज ऑफ ग्रोथ है ना वो हमेशा मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म में दो टाइप से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप होती हैं, दो टाइप की रिएक्शन होती है, फर्स्ट इज एनाबॉलिक एंड सेकंड इज कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या होती है, एनाबॉलिक जब ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैटाबॉलिक रिएक्शन, मीन्स सिंथेटिक रिएक्शन जब ज्यादा हो रही होती है और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कम हो रही होती है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। अगर एनाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा हो रही है तो उस केस में किसके कंपैरिजन में, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के कंपैरिजन में एनाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा हो रही हैं तो उस केस में ग्रोथ होगी। और डी ग्रोथ क्या होती है, डी ग्रोथ जब ये कंडीशन अपोजिट हो जाती है, ठीक है। डी ग्रोथ तब होती है जब
कैटाबोलिक रिएक्शन ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एनाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक रिएक्शंस को सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहते हैं और कैटाबोलिक रिएक्शंस को हम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी कहते हैं। तो कब होती है ग्रोथ, कब होती है जब एनाबोलिक रिएक्शंस या सिंथेटिक रिएक्शंस का जो रेशियो है मींस वो इंक्रीज होती है, वो ज्यादा होती है रिएक्शन एज कंपेयर टू कैटाबोलिक रिएक्शन या फिर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, उस केस में ग्रोथ होती है। और ग्रोथ कौन कौन से टाइप से हो सकती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। या फिर ग्रोथ को हम दो टाइप्स में, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग्स में होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग्स में होती है। हमेशा इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग्स में ही होगी। दैट मीन्स इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डेफिनेट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा डेफिनेटिव ग्रोथ भी हो सकती है, इनडेफिनेटिव ग्रोथ भी हो सकती है। डेफिनेटिव ग्रोथ कौन सी होती है, इनडेफिनेटिव ग्रोथ कौन सी होती है। डेफिनेटिव ग्रोथ वो होती है जिसमें लिमिट होती है, इतने ही टाइम तक या फिर इतनी ही ग्रोथ हो सकती है, जो कि एनिमल्स में होती है। इनडेफिनेटिव किस में होती है, किस किस में इनडेफिनेटिव ग्रोथ हो सकती है, प्लांट्स में। प्लांट्स पूरी लाइफ टाइम के लिए ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इनडेफिनेटिव ग्रोथ देखें तो एक्सट्रिंसिक में भी इनडेफिनेटिव ग्रोथ होती है, मींस अकोमुलेशन मास होता है ना। अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो वहां पे अकोमुलेशन मास होता है, वहां कोई लिमिट तो नहीं है कि इतना ही अकोमुलेट हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। दैट्स ऑल आर टॉपिक ग्रोथ। नाउ यू नो अबाउट ग्रोथ, कितने टाइप की ग्रोथ होती है, किस किस बेसिस पे हमने उसको डिफाइन किया है, ठीक है। उसका कॉज क्या होता है ग्रोथ का, और हमने क्या स्टडी किया है, किस कंडीशन में ग्रोथ होती है, जब एनाबोलिक रिएक्शंस ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू कैटाबोलिक रिएक्शंस, उस कंडीशंस में ग्रोथ होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।